हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं। सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे सभी वीडियो के आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़े रहिए और यहाँ पर जो है आपकी वीडियो जो है यहाँ पर मैं टॉपिक आपको क्लियर करता रहूँगा। तो देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। तो ये एक प्रकार का जो है राज्य को कुछ निर्देश दिया गया है कि अगर भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो आप किस तरीके से जो है जनता के भलाई यानी जनता के हित में कार्य करेंगे। उसके लिए कुछ जो है भारतीय संविधान में निर्देश दिए गए, उसी निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार जो है अपना कार्य करेगी। तो इसको दिया गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य नीतियां एवं कानूनों को बनाते समय, मतलब जब राज्य अपनी नीतियां और कानून को बनाएगी या उसे प्रभावी करेगी तो उस समय कुछ तत्वों को ध्यान में रखेगी और इन्हीं तत्वों को क्या कर दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व बनाकर भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो क्लियर कि यानी कुछ जो है तत्व बनाए गए, यानी कुछ जो आपको लाइनें बनाई गई हैं कि आपकी जब भी सरकार आती है तो इन जो है तत्वों को आप ध्यान में रख के अपने जो है कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं तत्वों को क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम दिया गया है और इसे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। भारतीय संविधान में अब आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में शामिल तो किया गया है, तो किस भाग में शामिल किया गया, क्योंकि हम लोग की अगर भागों की संख्या देखी जाए तो जहाँ भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, उसमें जो है किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि जो भाग 4 में तो किया गया है लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान में भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद के मध्य किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में अब बात आता है कि ये नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिससे राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जैसे हमको से राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो है संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि अगर किसी जो है भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसका किसी प्रकार का हनन होता है, यानी कह सकते हैं गरिमामय पूर्ण जीवन का हनन होता है, तो इसके खिलाफ वो न्यायालय में या कोर्ट में जा सकता है। तो इस प्रकार अगर किसी जो है कह सकते हैं समुदाय विशेष का या क्षेत्र का किसी प्रकार का अगर जो है उसके मतलब हनन किया जाता है या उसके जो है उसको बढ़ावा देना है, तो एक प्रकार का क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है कि आप इसी को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर जो है नीतियाँ और कानून को बनाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का क्या उद्देश्य रखा गया है, तो याद रखिएगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। आगे बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसका क्या मतलब होता है कि इस प्रकार की जो प्रकृति है इसकी नीति निर्देशक तत्व की, इसको आप न्यायालय में या कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ। अगर इसका हनन होने पर इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है और अर्थात इसे राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि नीति निर्देशक तत्व को अगर सरकार लागू नहीं करती है
तो इसके खिलाफ तो ना तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और ना ही इसको राज्य सरकार लागू करने के लिए बाध्य है। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर इस प्रकार की कभी भी चीजें होती हैं तो इसकी जो पूरी शक्ति है वो किसके पास प्रेजेंट है, तो जनता के पास प्रेजेंट है। क्योंकि अगर सपोज दैट अगर कोई जो है मतलब सरकार जो है इस प्रकार की हरकत करती है कि वो किसी भी नीति निर्देशक तत्व को शामिल नहीं करती है उपयुक्त कंडीशन या उचित परिस्थितियों के बावजूद भी, तो हम क्या कर सकते हैं, अगले चुनाव में उसे हटा भी सकते हैं, उसे अपदस्थ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का जो कार्य है वो तो सरकार के पास है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता के हाथ में है कि जनता अगर राज्य सरकार कंडीशन देखते हुए भी उसे लागू नहीं करती है तो जनता ऐसे सरकारों को हटा भी सकती है और इनके जगह पे नए सरकार को ला भी सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ध्यान रखेंगे टोटल 51 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ आज 44 अनुच्छेद तक ही डिस्कशन करेंगे। बाकी जो अनुच्छेद हैं और जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर जो है वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसमें एक लाइन में ऐसे लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दिया गया, यानी जो है मौलिक अधिकार में जो राज्य की परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में। लेकिन आपको ये जानना है कि राज्य की परिभाषा होता क्या है। तो राज्य की परिभाषा जो है वो इस तरीके से है कि किसी भी जो संसद है या उस पर कार्य करने वाली जो आपकी है, यानी जो है आपकी कह सकते हैं भारत सरकार है, वो भी हमारे यहाँ राज्य की श्रेणी में रखा गया है। और हमारे यहाँ जो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली जो विधायी है और उसके बाद जो कह सकते हैं विधानमंडल है, उनको भी राज्य के अंतर्गत ही रखा गया है। और जो ये कह सकते हैं जो भी आपकी हैं नगर पालिका है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायत है, जिला जो है जिला बोर्ड है, इन सबको भी हम लोग राज्य की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे राज्य का मतलब पर्टिकुलर जो 28 राज्य उनमें से किसी एक राज्य की बात नहीं किया गया है। ये जो है सभी राज्यों को, सभी इन सब टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए उनको एक नाम में जोड़ दिया गया है, उन्हें राज्य कहेंगे। तो राज्य की परिभाषा हो जाएगा, अनुच्छेद 36 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है इस भाग में अंतर्विष्टि तत्वों को लागू करना। मतलब ये जो है ये जो इस भाग में जो विषय वस्तु दिए गए हैं वो विषय वस्तु किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए जो है मूलभूत जो है जरूरत है और इसे लागू करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से इसे लागू करने का जो होना चाहिए वो किस भाग में किया गया है, अनुच्छेद 37 में किया गया है। और एक प्रकार से ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 38 में क्या है, इसमें निर्देशक तत्वों का सार समाहित है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका पूरा सार, जो पूरा कंक्लूजन है वो अनुच्छेद 38 में ही है। और इसके अंतर्गत क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना के सिद्धांत का क्या किया गया, इसमें उल्लेख जो है किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसका मतलब यह है कि जब राज्य क्या करेगा, कानून और अपनी नीतियां बनाएगा तो इन तत्वों को शामिल करने के लिए एक जो होगा वो पैटर्न जो होगा अनुसरण करेगा। वो अनुसरण ये होगा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर किसी पुरुष को जितना आप वो देते हैं मतलब वेतन देते हैं या जिनको जितना उन्हें अवसर देते हैं उतना ही अवसर महिलाओं को भी मिलेगा, उतना ही वेतन उन्हें भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। ये कह सकते हैं जो है ग्राम पंचायत का संगठन करके राज्य जो है ग्राम पंचायत का संगठन करके इस प्रकार का कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करेगा कि जो है वो भी स्वायत्त में ही कार्य करेंगी और अपना डिसीजन वो खुद लेंगी और अपने ग्राम का विकास वो खुद करेंगी। तो इस प्रकार का जो है आगे इसी को 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन जो है इसमें शामिल कर लिया गया है और जो है आपकी अनुसूचियां भी बढ़ा दी गई हैं। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत का जो है पहले जो
कॉन्सेप्ट था वो नीति निर्देशक तत्व में था, जिसे जो है सरकार ने लागू करके उसे आपका क्या बना दिया, एक संविधान का एक अंग बना दिया गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41, कुछ मामले में काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। मतलब जो है राज्य जब अपनी नीतियां और कानून को बनाएगा तो उसमें इस तरीके का जो है उसमें वो करेगा, इस तरीके की चीज़ों को बनाएगा जिससे कि सभी व्यक्तियों को काम जो है काम मिले, सभी को काम मिले, साथ ही उन्हें शिक्षा का भी अधिकार मिले, यानी जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षित भी हों, और साथ ही सार्वजनिक सहायता भी राज्य सरकार के द्वारा उन्हें क्या करे, समय समय पर मुहैया कराया जाए। तो ये आपका अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कार्य करा रहे हैं तो उसको जो दिए जाने वाला वेतन है वो न्यायोचित होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो है वेतन के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उन्हें जो काम मिलना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, मानवीय कार्य होना चाहिए। मानवीय कार्य का मतलब उन्हें ऐसा काम न दे जो हिंसक हो, यानी मानवीय कार्य जैसे जो भी काम मानव के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य उन्हें दिए जाए। तथा मातृत्व सहायता के लिए भी प्रावधान किए गए कि अगर जो है जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए भी तरह तरह की सहायता का जो है प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, वेतन आदि का उपबंध तथा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है राज्य इस प्रकार का, यानी राज्य यानी आप ये समझ सकते हैं नगर पंचायत, नगर निगम, मतलब सारी चीज को हम राज्य का ही संज्ञा दे रहे हैं। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि वहाँ पे रहने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें काम मिले, यानी उन्हें अपने जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें मजदूरी मिले, और साथ ही उसमें क्या करे, कुछ उन्हें वेतन भी मिले, और जिससे क्या वो अपनी वो आजीविका को चला ले। तो इस प्रकार का जो है प्रावधान जो है राज्य अपने जो है नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही करेगा, जिससे क्या हो हमारे देश की भी इकोनॉमिक्स आगे जाए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। सीधे सीधे ये बात कर लिया जाए कि इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, मतलब भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, या किसी जो है क्षेत्र से या किसी समुदाय से बिलोंग करता है, सभी को एक समान जो है नागरिक संहिता, एक समान उनके लिए कानून होना चाहिए। तो ये जो है आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आज हम लोग टोटल जो है 44 अनुच्छेद तक कवर किए गए। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग 45 से स्टार्ट करके 51 जो है आर्टिकल तक चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है आपके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर